अभी तक हम लोगों ने संविधान जो विषय चल रहा था उसके बहुत सारे टॉपिक पढ़े। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत की देशी रियासतों का एकीकरण, लेकिन अब हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक क्षेत्रों का विलय। क्योंकि भारत जब तक संपूर्ण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रियासतें तो भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन औपनिवेशिक क्षेत्र यानी कि फ्रांस और पुर्तगाल के कंट्रोल में जो भारत के कुछ क्षेत्र थे उनको भी भारत में शामिल करना था। ये बड़ी समस्या थी कि इनको कैसे शामिल किया जाए। समय बीत रहा था, आजादी हो चुकी थी, भारत पूरी तरह से स्थापित था। भारत तो बहुत समय से स्थापित है। तो ऐसे भारत में औपनिवेशिक क्षेत्रों को भी विलय की बात है। आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि औपनिवेशिक क्षेत्रों का विलय। औपनिवेशिक क्षेत्रों का विलय। ये हमारा आज का टॉपिक है। मैंने बताया था ना कि जब हमारा देश का एकीकरण हो रहा था, रियासतों को भारत में शामिल किया जा रहा था, उसमें सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन औपनिवेशिक क्षेत्र उस समय शामिल नहीं हुए थे भारत में, जबकि वो भारत की भूमि पर ही थे, लेकिन उन पर कंट्रोल था विदेशी हुकूमतों का, खासतौर से फ्रांस और पुर्तगालियों का। फ्रांस और पुर्तगाली दोनों ही एक प्रकार से कहें कि उस समय वो अपने क्षेत्रों को भारत को देने के लिए मतलब मंजूरी नहीं दे रहे थे। एक प्रकार से उन्होंने किसी भी प्रकार की हामी नहीं कही कि हम अपने क्षेत्र को भारत को दे देंगे। भारत सरकार को तो ये चाहिए था, क्योंकि भारत का एकीकरण, संपूर्ण एकीकरण तभी हो पाता ना जब हम अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों को भी, जो हमारे औपनिवेशिक क्षेत्र है, उनको भी भारत में शामिल कर लेते। लेकिन विदेशी शक्तियां ये काम करने को मतलब उसमें अड़ंगा लगा रही थी। तो जब हम औपनिवेशिक क्षेत्रों की बात करते हैं तो हमें दो देशों के बारे में बात करनी पड़ती है। दो देश कौन से हैं? सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे कि पहला तो फ्रांस और दूसरा है पुर्तगाल। ये दो देश ऐसे थे जिन्होंने कई क्षेत्रों में, भारत के कुछ कई क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में रखा था। वो भारत को या भारत में शामिल होने के लिए उसको मंजूरी दे ही नहीं रहे थे। खासतौर से अगर फ्रांस की बात करें हम लोग, तो फ्रांस के पास कई देश क्षेत्र थे, जैसे चंद्रनगर। ये वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता के पास पड़ता है, में कलकत्ता के पास। यनम या यनाम, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पौंडीचेरी ये तमिलनाडु में पड़ता है। अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं कि वर्तमान में यह क्षेत्र तमिलनाडु। पौंडीचेरी के बाद कराईकल, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है वर्तमान में। और एक और क्षेत्र था माहे, जो वर्तमान में केरल में है। एक बात ध्यान रखेंगे, बड़ी शानदार बात है ये कि ये और ये यानी कि पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम, इन चारों को मिलाकर ही पौंडीचेरी कहा जाता है। वर्तमान का जो पौंडीचेरी है वो इन चारों को मिलाकर ही कहा जाता है। पौंडीचेरी केवल पौंडीचेरी नहीं है, पौंडीचेरी में यनाम भी है, कराईकल भी है और माहे भी। इसलिए अगर वर्तमान की बात करें तो जो पौंडीचेरी है उसको 3 राज्यों में विभक्त है। 3 राज्यों में वो फैला है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। वहीं पुर्तगालियों के पास जो क्षेत्र था
उसमें था दमन, दीव एवं गोवा। ये क्षेत्र पुर्तगालियों के कब्जे में थे, जो शामिल नहीं होना चाह रहे थे। ना फ्रांस शुरुआती दौर में भारत में इन क्षेत्रों को देने के मतलब लिए अपनी मंजूरी दे रहा था, ना अपनी स्वतः दे रहा था, उस समय की बात कर रहे, और ना पुर्तगाली के लोग देना चाहते थे। सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि इनको शामिल किया जाए भारत में। अगर हम लोग इनको थोड़ा अगर स्ट्रक्चर में समझें कि अगर हम लोग एक छोटा सा इसको समझे कि ये क्षेत्र है कहां, तो अपन अगर हम छोटा सा एक चित्र बनाए, ये भारत के नीचे का हिस्सा है। इसमें अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो जो चंद्रनगर आता है वो चंद्रनगर है यहां पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। ये है वेस्ट बंगाल का एरिया और यहां पर चंद्रनगर आता है। चंद्रनगर चंद्रनगर कलकत्ता के पास में ही स्थित था। दूसरी चीज, अगर हम लोग येनाम की बात करें तो इस क्षेत्र में आता है उड़ीसा, और उड़ीसा से ही लगा हुआ क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश में ही ये क्षेत्र है यनम का। यनम। फिर अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का क्षेत्र इस तरीके से है, ये है आंध्र प्रदेश और ये है तमिलनाडु। अगर हम लोग लिखें तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर बात करेंगे तो इस हिस्से में पड़ता है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी। वहीं इसके नीचे के छोटे हिस्से में नीचे की तरफ पड़ता है कराईकल। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे केरल के एरिया की, तो ये केरल का एरिया है, और केरल के एरिया में इस हिस्से में पड़ता है माहे। माहे। ये पांच क्षेत्र हैं जो किसके कंट्रोल में है? फ्रांस के कंट्रोल में है। चंद्रनगर, यनम, पौंडीचेरी, कराईकल और माहे, ये फ्रांस के कब्जे में है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे और तो ये केरल, यहां पर हम लोग बात करेंगे ये कर्नाटक, और कर्नाटक में ही अगर हम लोग बात करेंगे तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर इस हिस्से में है गोवा। ये हिस्सा है गोवा और ये हिस्सा है महाराष्ट्र का। यहीं पर ये हिस्सा आपका हम लोग इस तरीके से डिवाइडेशन करें तो ये है गुजरात का क्षेत्र।
और गुजरात में इस स्थल पर पड़ता है दीव। और यहां पड़ता है दमन। तो दमन, दीव और गोवा, ये तीनों मिलाकर पुर्तगाल के कब्जे में थे, और बाकी माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, यनम और चंद्रनगर ये थे फ्रांस के कब्जे में। अब अगर हम इनकी बात करें तो जो ये चंद्रनगर है, इसे जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया। भारत में शामिल किया गया चंद्रनगर को जनमत संग्रह के द्वारा। वहीं अगर हम लोग पौंडीचेरी की बात करें, पौंडीचेरी जो है इसकी बात करें कि पौंडीचेरी को कैसे शामिल किया गया, तो दरअसल था क्या कि एक यूनियन था, फ्रेंच इंडियन यूनियन या फ्रेंच इंडियन नेशनल कांग्रेस। दो यूनियन की बात करेंगे, एक थे फ्रेंच इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरा था फ्रेंच इंडियन स्टूडेंट्स कांग्रेस। इन दोनों ग्रुपों ने फ्रांस की सरकार के विरोध में काम किया और इन दोनों ने भारत में शामिल करने के लिए प्रयास किया कि हमें भारत में शामिल करना है, जैसे भी करना। प्रयास बढ़ते रहे और फ्रांस की सरकार एक प्रकार से थोड़ी बहुत तो विचलित हुई गई थी कि यार ये हो क्या रहा है, हमारे कंट्रोल से छूट रहा है पौंडीचेरी। तो वो लगातार प्रयास करते रहे। वहीं अगर हम लोग यनाम की बात करें, तो यहां एक स्वतंत्र वाहिनी ने यनम को कंट्रोल कर लिया। स्वतंत्र वाहिनी ने यनम को कंट्रोल कर लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया, सरकार के तमाम जो फ्रांस की कंट्रोल था उससे एक प्रकार से आजादी दिला दी। हुआ यह कि लगभग 13 जून 1954 को इस क्षेत्र पर शासन एक प्रकार से स्थापित कर दिया गया। 13 जून 1954 फ्रांस की सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि हुआ क्या, लेकिन प्रयास चल रहे थे, क्षेत्र पर शासन कर लिया। फिर 31 अक्टूबर 1954 को 31 अक्टूबर 1954 को एक प्रकार से शक्तियों का हस्तांतरण हो गया, फ्रांस की शक्तियों का हस्तांतरण हो गया, या फ्रांसीसी औपनिवेश का हस्तांतरण हो गया। फ्रांसीसी औपनिवेश का हस्तांतरण हो गया, उपनिवेश का हस्तांतरण हो गया। 31 अक्टूबर 1954 को। लेकिन फिर भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आया, मतलब पूरे क्षेत्र। लेकिन बाद में 2 साल बाद, अगर मैं बात करूं, इस बॉक्स में हम लोग लिखे अगर कि क्या है, तो 2 साल बाद फ्रांस सरकार ने
पूर्ण रूप से यह क्षेत्र भारत को दे दिया, भारत सरकार को सौंप दिया, भारत सरकार को सौंप दिया। और इस तरीके से जो फ्रांस के कंट्रोल में औपनिवेशिक क्षेत्र थे वो पूरी तरीके से भारत सरकार में शामिल हो गए। ये हुआ पूरा फ्रांस का कि फ्रांस के पास 5 नगर थे, चंद्रनगर, यनाम, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, जिसमें चंद्रनगर को हम लोगों ने जनमत संग्रह द्वारा कंट्रोल में कर लिया। पौंडीचेरी में फ्रेंच इंडियन नेशनल कांग्रेस और फ्रेंच इंडियन स्टूडेंट कांग्रेस ने काम किया और भारत के में शामिल करने का प्रयास किया। वहीं अगर यनाम की बात करें तो एक स्वतंत्र वाहिनी बनी, जनता ने अपनी एक यूनियन टाइप बनाई और उसने कंट्रोल कर लिया उसने यनाम के क्षेत्र पर। और लगभग 13 जून 1954 के आसपास ये पूरा क्षेत्र पर कंट्रोल हो गया और 31 अक्टूबर 1954 को उस क्षेत्र पर शासन कंट्रोल कर लिया। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेश ने अपना उपनिवेशों का हस्तांतरण हो गया। अब बात करते हैं हम लोग पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों की अगर बात करें हम लोग तो पुर्तगाल के कंट्रोल में 3 क्षेत्र थे, मैंने आपको बताया, गोवा, दीव और दमन। मैंने नक्शा बना के बताया था इधर, एक थोड़ा सा फिर से बना दे रहा हूं मैं। देखिए, इस क्षेत्र में आता है गोवा। दरअसल इस क्षेत्र में ये है महाराष्ट्र का क्षेत्र और ये क्षेत्र है कर्नाटक का क्षेत्र। ठीक है, और अगर हम लोग इधर की बात करें तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये है गुजरात का क्षेत्र, एक प्रकार से गुजरात। तो जो पुर्तगालियों का था वो 3 जगहों पर कंट्रोल कर रहे थे। एक तो गोवा में, दूसरा दीव में और तीसरा दमन क्षेत्र में। तो 3 जगहों पर ये पूरा कंट्रोल था। लेकिन हुआ क्या कि फ्रांस की जगह जो गोवा सरकार थी, जो गोवा सरकार रही, वो गोवा सरकार स्वतः कोई क्षेत्र देने के लिए वो सोच ही नहीं रही थी। खास तौर से जो गोवा का क्षेत्र था उसको तो वो अपना मतलब सम्मान का प्रतीक समझ रहे थे, उसको वो देना ही नहीं चाह रहे थे कि हम इसको दे दें, हम इसको बांट दें, हम इसको कर दें कुछ। लेकिन सरकार चाहती थी कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो लगातार सरकार काम कर रही थी कि भाई हमें कैसे भी करके इनको काम कर लेना है कंट्रोल में। बहुत समय हुआ, बहुत सारी वार्ताएं हुई, बातचीत हुई, लेकिन पुर्तगाल सरकार अपने आप को जो भी समझ रही हो भारत सरकार के सामने मतलब उनकी बात मानने को लिए बात मतलब तैयार नहीं हो रही थी। होना क्या था, निर्णय तो हमारा क्षेत्र था, तो हमारा क्षेत्र तो हमें चाहिए, बाई हुक एंड बाई क्रुक, भाई हमें तो चाहिए, हमारा क्षेत्र है वो। तो गोवा सरकार से बहुत सारी वार्ता हुई, लेकिन गोवा सरकार लगातार अपनी मनमानी के थ्रू वो काम या तो डिले करती रही या उन्होंने देने का मन नहीं था उनका साफ साफ। भारत सरकार बहुत समय तक समझाई, लेकिन फिर भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को कवर करने के लिए, खासतौर से गोवा को कवर करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। और ये ऑपरेशन किसके नेतृत्व में चलाया गया? वही जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में, जे.एन. चौधरी के नेतृत्व किया सेना का,
सेना का नेतृत्व किया जे.एन. चौधरी। ये वही जे.एन. चौधरी हैं जिन्होंने हैदराबाद को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस कार्रवाई में भी जे.एन. चौधरी ने ही उस सेना का नेतृत्व किया। जे.एन. चौधरी को भेजा गया और 18 दिसंबर की बात है, 18 दिसंबर 1961 की बात है, मध्य रात्रि में ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और पुर्तगाली सेना बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, तो बस 24 घंटे में काम हो गया। 19 तारीख को 19 दिसंबर 1961 को लगभग दोपहर के 2-2:15 बजे के आसपास हमारी सेना ने 2-2:15 के आसपास, इतने बजे के आसपास टाइमिंग में, टाइम पीएम डाल दे रहे इसमें, तो इतने बजे के आसपास हमारी सेना ने उस पर कंट्रोल कर लिया और पुर्तगालियों से भी हमारे जो औपनिवेशिक क्षेत्रों पर उन्होंने, हमारे जो क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए थे, गलत कब्जा किए हुए थे, उनसे हम लोगों ने उन्हें वापस प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने औपनिवेशिक क्षेत्रों को भारत में शामिल किया। ये जो क्षेत्र थे ये वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे गोवा हो, चाहे दीव हो, चाहे दमन हो। ये क्षेत्र मैंने आपको मैप्स में भी बताए हैं कि ये कहां पर हैं, और मैंने आपको इस तरीके से भी बताया कि ये किस तरीके से कंट्रोल कर दिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में औपनिवेशिक क्षेत्रों का विलय हुआ। फ्रांस और पुर्तगाली देशों के जो कंट्रोल में क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया और भारत का जो एकीकरण था पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमने सभी अपने क्षेत्रों को वापस प्राप्त कर